प्यारे विद्यार्थियों, माता का अंचल पाठ का जो फर्स्ट पार्ट में हमने व्याख्या किया था, उसके आगे हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 5 तक हो गया था बुक के, एनसीईआरटी की बुक, पेज नंबर 6 का तीसरा पैराग्राफ से बताना है। मैं प्रारंभ करता हूँ। इससे पहले जो हुआ था उसको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अचानक एक दिन खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। चुन चुन कर घुले घुले गोपी मैंने बोला पके हुए आम को बोलते हैं, जो पक जाने पर थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। वैसे आमों को लेकर के भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खा रहे थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। खूब घनघोर आंधी आई, आसमान काले बादलों से ढक गया। चारों तरफ घनघोर काले बादल छा गए। मेघ गरजने लगा, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। तेज हवा के साथ ठंडक का एहसास होने लगा। पेड़ झूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वृक्ष उखड़ जाएंगे। ज़मीन को चूमने लगे, अर्थात पेड़ इतने हवा के वेग से झुक रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन को चूम रहे हों। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग चिल्लाने लगे, चिल्ला कर, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ये सब खेलते समय बच्चे आपस में इस तरह की गीत गा करके उनका मानना था कि अगर इस तरह से गा देंगे तो बिलाई मतलब समाप्त हो जाना। ये बारिश जो घनघोर आने वाली है, बादल छाए हुए हैं और आंधी तूफान, ये सब समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा, इसलिए वो इस तरह के गीत गाए। एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई मतलब बिखरा देना, और बिलाई मतलब समाप्त हो जाना। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, मूसल के धार की तरह घनघोर बारिश। हम पेड़ की जड़ से धड़ सट गए। पेड़ की जड़ से अपने पूरे शरीर को सटा करके, डर करके। जब बारिश होती है, बच्चे बगीचे में खेलते रहते हैं, तो उस बारिश से बचने के लिए वृक्ष से चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, जिससे वर्षा की बूंदें कुछ कम उनके ऊपर पड़ती है। ऐसा ही उन लोगों ने किया। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई एक प्रकार का कीड़ा होता है, जू की तरह, जो जानवरों के, कुत्ते के कानों में, शरीर में चिपक करके उसके खून को पीता रहता है। उसको बोलते हैं अठई, किलनी भी बोलते हैं इसको। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बहुत देर तक जमने का मतलब रुकी नहीं, बहुत देर तक बारिश नहीं हुई। थोड़ी देर बरसने के बाद बारिश रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। बारिश होती है तो गर्मी के बाद जब बरसात होती है तो सब कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगते हैं। उससे बिच्छू भी निकल गए बगीचे में चारों तरफ। हम लोग डर कर भागने लगे। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू नाम का एक इनका दोस्त था, साथ में हमजोली था। वो बड़ा ही शरारती था। सहयोग की बात है, बीच में ही मूसन तिवारी, जो इनके शिक्षक थे, इनको विद्यालय में, गांव के विद्यालय में पढ़ाते थे, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बूढ़े हो गए थे इसलिए कम दिखाई देता था उन्हें। बैजू उन्हें चिढ़ा करके बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। यह बात जब गुरुजी ने सुना, साथ ही साथ हम लोग भी उस बैजू के साथ सुर में सुर मिला दिए, अर्थात हम लोग भी गाने लगे। मूसन तिवारी जो शिक्षक थे, जितना तेज हो सका उन्होंने हम लोगों को पकड़ने की कोशिश की, पर हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ से भाग करके निकल पड़े। हम लोगों में लोग बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी मतलब तेज़ी से,
जिस तरह से आंधी तूफान आता है तेज़ी के साथ, उसी तरह तेज़ी से हम लोग भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी पाठशाला में चले गए, विद्यालय में गए, स्कूल में गए, और वहाँ से हमको बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट होता है किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है, उसे गिरफ्तारी वारंट कहते हैं। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही अर्थात 2 पढ़ने वाले ही बच्चे, बड़े क्लास के होते हैं, जिसको उस समय शिक्षक भेजते थे और किसी भी बच्चे को घर से उसे पकड़ लाते थे, उठा लाते थे। बैजू तो 9-2-11 हो गया, बैजू भाग गया अपने घर से भी, उसे नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो बहुत ही शरारती था। हम पकड़े गए, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, गुरुजी ने खूब खबर ली, डांटा पीटा। बाबूजी ने यह हाल सुना, जब पिताजी को कह रहे हैं कि बाबूजी को ये बात पता चली, तो वो सीधे पाठशाला में आ गए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पुचकारना फुसलाने से तात्पर्य है बहलाना फुसलाना। बहलाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हम दुलार से चुप होने वालों में से नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से गीला हो गया, तर कर दिया हमने। वह गुरुजी से बहुत चिरौरी की। चिरौरी का मतलब होता है आग्रह करना, प्रार्थना करना, करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे ज़ोर ज़ोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। पुआ एक मीठा व्यंजन होता है जो घर में अक्सर बनता रहता है, उस पुए की बात हो रही है। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। जब देखे कि बच्चे साथ वाले खेल रहे हैं गीत गा करके, तो मैं जो रो रहा था वो मैं भूल गया और हम हट करके पिताजी से जिद करके गोद से उतर कर लड़कों की मंडली में जाकर वही तान अलापने लगे, अर्थात वही गीत गाने लगे। माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। तब हम सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। सामने मक्के का खेत लगा हुआ था, उसमें गए जहाँ चिड़ियों का झुंड उन मक्के के दानों को अपनी चोंच से खा रहा था। वे दौड़ दौड़ कर हम लोग उसे पकड़ने लगे चिड़ियों को। एक भी चिड़िया पकड़ में नहीं आई। उस समय भी हम लोग गीत गाते थे, राम जी की चिड़ई, चिड़ई मतलब चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हे भगवान की चिड़िया और भगवान का ही खेत है, इसलिए चिड़िया तुम लोग भर भर पेट खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान लड़कों का खिलौना। चिड़िया पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चिड़िया अपनी जान बचाकर किसी तरह से भाग रही है, जान बचा रही है और बच्चों का खेल हो रहा है, खिलौना हो रहा है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं जानते। बच्चे और बंदर पराई पीर मतलब दूसरे की पीड़ा को वो नहीं समझते हैं। तो इस तरह से चिड़ियों वाला जो है वो यहाँ पर एक तस्वीर भी है, चिड़िया पकड़ रहे हैं जो खेत में। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। चूहों का बिल था ऊंचे स्थान पर, हम लोग नीचे से पानी अपने चुल्लू से उलीचने मतलब डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। जैसे ही हम लोग पानी फेंकते फेंकते बिल में पानी जा रहा था, नीचे से हम लोग पानी उसमें डाल रहे थे, तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। गणेश जी की सवारी चूहा होती है और सांप शिव जी के गले में होता है, तो अपने गणेश जी के चूहे की सवारी की रक्षा करने के लिए उससे सांप निकल आया। अब हम लोग इतने डरे बेतहासा बिना सुध बुध के वहाँ से भागे। कोई औंधे मुँह गिरा, मुँह के बल गिरा, कोई चित्त पड़ा, किसी का सिर फूटा, किसी के पाँव टूटे। सब गिरते पड़ते हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। लहूलुहान मतलब चारों तरफ खून ही खून दिखाई देने लगा। पैरों से तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। जो नीचे के पैर थे वो कई
कांटों का भी ध्यान नहीं रहा। किसी भी रास्ते से जितना जल्दी हो सके छोटे रास्ते से हम लोग दौड़कर घर भागने की ओर दौड़ते गए। पैर में कांटे भी चुभते गए पर उसका ख्याल नहीं रहा उस सांप को देख करके डर कर। हम एक सुर में दौड़े दौड़े आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक ओसारे मतलब बरामदा को ओसारा बोलते हैं, ओसारे में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उन्होंने बहुत हमें बोलने की कोशिश की, पुकारने की कोशिश की, पर कह रहे हमने नहीं सुना और सीधे माँ के शरण में जाकर उनके गोद में जाकर छुप गया। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया करना मतलब चावल को साफ़ करना, शुद्ध करना। चावल के अंदर जो कंकड़ होते हैं या धान होता है उसे चुन करके साफ़ करते हैं, उसे अमनिया कहते हैं, चावल को साफ़ करना। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। सारा काम छोड़ छाड़ करके वो देख करके हमें डरे हुए रोते हुए वो भी रोने लगी। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। वो अपने धैर्य खो करके हमारे रोने का कारण पूछ रही थी, पर कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी अपने गले लगाती, कभी आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई वो कि माता कि क्या हो गया पुत्र को। झटपट हल्दी पीस करके घावों पर थोप गई। थोपना मैंने लगाना, जब गाँव में चोट लगता है तो हल्दी को पीस करके गर्म करके उस चोट पर लगाया जाता है। तो माँ ने भी वह किया। घर में कोहराम मच गया, चारों तरफ हो हल्ला मच गया घर में। सभी डर गए, क्या हो गया, क्या बात हो गई। इस तरह से हम केवल धीमे से सुर में सा करते हुए मैया के आंचल में लुके जाते थे। बड़ी मुश्किल से सा प पूरा नहीं बोल पाते थे, इतने डरे हुए थे और माँ के आंचल में ही बस छुप जाते। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जाड़े का समय हो, ऐसा शरीर मेरा डर के मारे काँप रहा था। रोंगटे रोम रोम खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ही नहीं थी। कह रहे हैं भोलानाथ कि हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो नहीं खोल पा रहे थे। इतना डर व्याप गया था, इतना डर अंदर घर कर गया था। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड प्यार से हमें गले लगा लेती थी। मुझको रोते हुए देख करके माँ भी रोती, गले लगाती और प्यार करती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया को नहीं छोड़ी। चंदोवे माने शमियाना, जो आंचल से ढकी हुई थी, कवर की थी हमको, उस चंदोवे का अर्थ होता है छोटा शमियाना, जो टेंट जिसको कह सकते हैं टेंट। तो वो माँ का आंचल ही टेंट का कार्य कर रहा था, जिसमें हम छुपे हुए थे, ढकी हुई थी। उसको मैंने नहीं छोड़ी, कितना भी कोशिश करने के बाद भी। तो ये रहा इस पाठ की व्याख्या। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो उसमें क्वेश्चन पहला है, पहला प्रश्न जो है इसमें उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे अपने माता पिता से अधिक जुड़ाव था। बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? पिताजी से अधिक लगाव था पर माँ के गोद में वो जाकर के क्यों छुपे? इसका क्या कारण हो सकता है? तो यह बात तो वास्तविक है, सच है कि भोलानाथ जो खुद लेखक हैं, अपने पिता से उनको अधिक लगाव था। वो रात में अपने पिता के साथ ही सोते, उन्हीं के साथ खेलते भी थे। अधिकतर समय वो अपने पिता के साथ ही बिताते थे। जैसा कि प्रारंभ में लिखा भी गया है चैप्टर में कि केवल माँ से दूध पीने तक का ही संबंध था। दूध पीना के लिए ही माँ के पास जाते थे।
उसके बाद भी क्योंकि पिताजी उनसे दोस्तों जैसा व्यवहार करते थे, यही कारण था कि वो पिताजी से उनका अधिक लगाव था। उनके खेल खेल में भी भाग ले लेते थे। लेकिन जब विपदा का समय आया, जब भोलानाथ ने सांप को देख लिया, उस संकट के समय में उन्हें केवल माँ याद आई, माँ की ममता याद आई, माँ के वात्सल्य प्रेम याद आया और अपनी माँ की गोद में ही वो अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस किए। पिता के बुलाने पर भी वो माँ की गोद से बाहर नहीं निकले और माँ भी तत्काल उपचार के तौर पर हल्दी लगाई। बच्चे को रोते हुए देख करके रोने लगी, क्योंकि पूछने पर भी भोलेनाथ बता नहीं रहे थे। तो लाख बच्चों का पिता के साथ लगाव क्यों न हो, संकट के समय में माँ ही याद आती है। इसलिए भोलानाथ को भी उस संकट के समय में माँ ही याद आई, क्योंकि ममता जो माँ से प्राप्त होता है, जो स्नेह माता के आंचल से मिलता है, वो शायद पिता से संभव नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो बालकों का ऐसा स्वभाव ही होता है। बच्चे हमेशा अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं और हम उम्र के बच्चे जब उनको मिल जाते हैं, उनके उम्र के बच्चे, तो सब कुछ भूल जाते हैं। भोलानाथ कितना भी चाहे क्यों न दुखी हो, रोते हों, मालिश करने पर, तेल लगा देने पर या किसी तरह के गुरु द्वारा पीटे जाने पर, विद्यालय में जो शिक्षक ने उन्हें पनिशमेंट किया था, उसके बाद भी जब भोलानाथ बच्चों को खेलते हुए देखे तो सब अपनी पीड़ा को भूलकर उन बच्चों के साथ मस्ती करने लगते, खेलने लगते। सारे कष्ट को वो भूल जाते थे और प्रसन्नचित अवस्था में उनके साथ खेलने लगते और पुरानी बातें, रोना सिसकना सब भूल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उनके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते। आपको यदि आपने भी यदि आप अपने खेलों आदि में तुकबंदी याद हो कोई, तो उन्हें लिखिए। तो जहाँ तक मुझे अपने बचपन में खेलते समय जो तुकबंदियाँ कुछ याद है, उसको एक दो हम बता रहे हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, एक ये था। और दूसरा था अट्टम बट्टम टिकली टेम, बिलाटर होटर मिस्री नेम। टेम नेम यहाँ भी मिलता था, आगे भी है दोनों का, पर इस तरह से बोल बोल करके हम लोग भी बचपन में खेले हैं और खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो भोलानाथ और उनके साथियों के खेलने की सामग्री, जैसा कि पाठ में बताया गया है, पिताजी से कुश्ती भी लड़ते, लकड़ी के घोड़े की सवारी करते, चबूतरे का एक कोना को रंगमंच बना देते, उसे खेत बना देते, उसे दुकान बना देते। और यह देखने को मिल रहा था भोलानाथ के खेल में कि जो गाँव में जो जो चीज़ें होती है, जैसे कृषि का कार्य होता है, शादी विवाह होता है, खेती बाड़ी, नाटक, रंगमंच इत्यादि, यही सब खेल वो खेलते थे। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को वो पैसा बना लेते, एल्युमिनियम के टुकड़े को पैसा बना लेते, पत्तियों को पूड़ी बनाते, गीली मिट्टी का जलेबी बना लेते, मिट्टी के घर बनाते जिसमें घास फूस का छप्पर बना लेते, सरकंडे का खंभा बनाते और जो मिट्टी का
कटोरा होता है, छिछला कटोरा, सकोरे जिसका प्रयोग किया गया है, उसका सूप बना करके छोटे छोटे डंडों को हल और जुआठ बनाते, खेती बाड़ी भी करते, कुएं से पानी निकालते, सिंचाई करते। ये सब खेल होता जो गांव में अक्सर जीवन यापन के लिए जो कर्म करते हैं ग्रामीण लोग, वही उनके खेल में भी वही उन्हीं सामग्रियों का इस्तेमाल करके वो खेलते थे। गांव में जो भी चीज़ें उपलब्ध थी, छोटे छोटे मिट्टी के दीपों को तराजू बना लेना और इस तरह की खेलों को वो अपनाते थे। बारात ले जाना, जुलूस निकालना, कनस्तर का तंबूरा बजाने लगते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भोलानाथ के समय जो खेल का साधन था वो अक्सर घरों में मौजूद साधनों से ही खेल की सामग्री बना लेते थे। छोटे खटोले को पालकी बना लेते, रंगमंच का स्टेज बना लेते जिस पर पिताजी स्नान करते, छोटी सी जो चौकी थी, ये सब। आज ज़माना बदल चुका है। माता पिता अपने बच्चे को स्वतंत्र रूप से गली मोहल्लों में खेलने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए बच्चे आजकल घर में उपलब्ध संसाधनों से ही अधिकतर खेलते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न पर गेम देखना, बच्चों वाला प्रोग्राम देखना, वीडियो गेम देखना और खेलना। साथ ही साथ कुछ क्रिकेट से संबंधित बैट बॉल, कैरम, चेस, लूडो, ये सब खेलों ने उसका स्थान ले लिया है, जिसमें फिजिकल वर्क तो बहुत कम हो पाता है, जिसकी वजह से आज के बच्चे कमज़ोर भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तब के खेल में और अब के खेल में बहुत अंतर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में आया ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया हो। तो दिल को छूने वाले तो इस पाठ में बहुत से प्रसंग हैं, उसमें से कुछ प्रसंगों को हम देते हैं। जैसे सांप, चूहे के बिल में पानी फेंकते समय सांप का निकल जाना, जिससे डरकर भोलानाथ अपने माँ के आंचल में जाकर छुप गए। पिता के बुलाने पर भी नहीं निकले, इतने डर गए थे कि वो सांप शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, और माता के प्रेम ही उन्हें सबसे, और माता का आंचल ही उन्हें सबसे सुरक्षित स्थान महसूस हुआ। दूसरा, शादी विवाह में भोज देना, बारात ले जाना, खेती बाड़ी करना और पिताजी का भी साथ साथ उसमें सहयोग दे देना। नेक्स्ट पॉइंट ये भी अच्छा है, पूरा भोजन कर लेने के बाद जब माँ आती उनकी मैया, तो अलग से कई कौर भोजन उन्हें करा देती, चिड़ियों के नाम पर कि मोर है, कौवा है, कबूतर है इत्यादि पक्षियों के नाम पर, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। मानसिकता उस समय ये थी कि जितना अच्छा खाएगा बच्चा उतना ही जल्दी बड़ा होगा, ताकतवर होगा, तभी तो इस संसार में, संघर्षपूर्ण संसार में अपना जीवन यापन कर पाएगा। उस अपने पति को अर्थात भोलेनाथ के पिता को भी कहती, आप 4-4 दाने के कौर खिलाते हैं, इससे थोड़े उसका पेट भरेगा। वो समझ जाता है कि मैंने खा लिया। आप लोग पुरुषों को खिलाने का ढंग कहाँ मालूम, भरवा मुँह का कौर खिलाना चाहिए, अर्थात बड़े बड़े कौर खिलाना चाहिए, ताकि कौरों की गिनती कम हो और भोजन अधिक चला जाए पेट के अंदर। ये सोच थी माता की। ये सब दिल को छूने वाले प्रसंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इस उपन्यास के अंत में 30 का दशक तो निश्चित रूप से है, उसी समय का वर्णन किया गया है। उस समय गाँव में जो संसाधन थे उसी आधार पर बच्चे
खेलते थे, उनका खेल की सामग्री वही होती थी। आज की ग्रामीण संस्कृति पूर्णतः बदल चुकी है, आज वैसी नहीं है। गाँव में भी पहले जो कुएं से सिंचाई होता था, पानी निकाल निकाल करके, मोट खींच खींच करके, आज वो ट्यूबवेल हो गया है, बोरिंग हो गया है जो मोटर से चलता है। अनेकों परिवर्तन हो चुके हैं, सिंचाई के संसाधन परिवर्तित हो गए हैं। बैलों से खेती होती थी, वो आज ट्रैक्टरों ने ले लिया है, मशीन से खेती होने लगा है, यांत्रिक खेती ने रूप ले लिया है आजकल। उस समय के माता पिता भी कम पढ़े लिखे होते थे, इसलिए पढ़ाई के महत्व को कम जानते थे, बच्चे को भी पढ़ाई के लिए कम उत्साहित करते थे। परंतु आजकल के माता पिता पढ़े लिखे हैं और अपने बच्चे को और अधिक पढ़ाने और एक सभ्य नागरिक बनाने का प्रयास करते रहते हैं। उनके अंदर जागरूकता आई है। अगर संसाधन, विद्यालय इत्यादि नहीं है गाँव में, तो जिनके पास संसाधन है, पैसा है, वो शहर में लेकर के बच्चे को भेज देते हैं और रखते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन बहुत आ गया है समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, उसकी भावनाओं को लिखिए, ये प्रश्न है। तो मुझे भी अपने बचपन की बात याद आ रही है। हम लोग बचपन में जब पकड़ी पकड़ा खेलते थे, तो एक कोई चोर बनता था जो सभी बच्चों को पकड़ता था, बाकी बच्चे भागते थे, कोई पेड़ पर भी चढ़ जाता। जब पकड़ने वाला लड़का पेड़ पर चढ़ने लगता तो पेड़ की दूसरी डाल से नीचे कूद के हम लोग भागते थे। इसी दौरान कूदते हुए मेरा भी एक बार पैर टूट गया, जिसको मेरे माता पिता ने सुन करके उन्हें बहुत अधिक पीड़ा हुई। तुरंत हमें लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने एक्सरे किया, एक्सरे में बताया कि हड्डी फ्रैक्चर नहीं है, टूटी नहीं है, घुटने से बस डिसलोकेट हुई है, थोड़ा इधर उधर हुई है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत जल्दी ही ठीक भी हो गया। तो इस तरह से माता पिता के लाड़ प्यार हमेशा बच्चों के प्रति मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। इसके अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वां क्वेश्चन है। हम यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य है वो अपने शब्दों में लिखना है। माता पिता अपने बच्चे भोलानाथ को जी जान से चाहते हैं। पिता सुबह उठ करके ही अपने साथ ही उसे नित्य कर्म कराते, विभूति लगाते, आटे की गोलियां बना करके नदी में, गंगा नदी में ले जाते और उनको अपने कंधे पर बिठाकर, अपने भोलानाथ को कंधे पर बिठाकर ले जाते। 500 आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाते। लौटते हुए पेड़ की झुकी हुई डाल पर बिठाकर झूला झुलाते। खाना खिलाते समय तरह तरह की कहानियाँ सुनाते। चिड़िया बनाती उनकी माँ और उसे खिलाती। साथ ही भोलानाथ अपने मित्रों के साथ जो जो भी खेल खेलते, उन सभी खेलों में उनके पिताजी भी शरीक होते। जैसे बारात जाती तो लास्ट में दुल्हन देखने आते, भोज हो रहा हो तो लास्ट में पंगत पर बैठने आ जाते, खाने के लिए बैठते। खेती होती तो लास्ट अंत में जाकर पूछते कितने अनाज हुआ है, इस साल पैदावार कैसी हुई है। तो इन सब बातों से वो हमेशा अपने बच्चों के साथ जुड़े रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो माता का आंचल, जो माता का आंचल दोनों एक ही बात है। किसी भी उपन्यास या कहानी का शीर्षक किसी घटना या देश काल वातावरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चूँकि इस कहानी में जब भोलानाथ
अत्यधिक डर जाते हैं सांप को देख करके। तो पिताजी बरामदे में बैठे हैं, पर उनको नज़रअंदाज करते हुए सीधे वो दौड़ करके माँ की गोद में चले जाते हैं और उनके आंचल में छुप जाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से कहानी माँ का आंचल, और पिता के बुलाने पर लाख कोशिश पर भी वो उनके आंचल से बाहर नहीं निकले। माँ भी रोने लगती है बच्चे को देख करके। तो निश्चित रूप से उस संकट के समय में जो माँ के आंचल के अंदर जो प्रेम भोलानाथ ने महसूस किया, वही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। पिता के बुलाने पर भी वो आंचल से बाहर नहीं निकले। बच्चों के लिए माँ के आंचल से बढ़कर और कहीं सुरक्षा महसूस नहीं होता, वो वहीं अपने को सुरक्षित पाता है। इसलिए इस कहानी में भी भोलानाथ अपनी माँ के आंचल में ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस किए, इसलिए यह शीर्षक पूर्णतः सही है। परंतु अगर दूसरा शीर्षक रखा जाए तो माँ की ममता एक शीर्षक हो सकता है, माता पिता का स्नेह हो सकता है, वात्सल्य प्रेम हो सकता है, इस तरह के अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, परंतु माँ का आंचल शीर्षक सर्वथा उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता को अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए उनके साथ सिखाई हुई बातों को सीखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खेल करके, उनको चूम करके, उनको गले लगा करके, उनको चुम्मा दे करके, रोने पर, गलती होने पर उन्हें रोकते हैं, गलती होने पर मना करते हैं, उनको गोद में उठाकर कंधे पर लेकर के घुमा करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अपने हर कार्य में माता पिता का आश्वासन चाहते हैं। बच्चे अपने हर कार्य में माता पिता से चाहते हैं कि वो आश्वासन दें। कुछ चित्र बनाए, कुछ किए तो चाहते हैं माता पिता से दिखाकर कि वो उसकी सराहना करे। तो अगर पिता माता उसे सराहना करते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है। माँ बाप को अपने खेल में सम्मिलित कर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे अपनी खेल में माता पिता को सम्मिलित कर लेते हैं और माता पिता जब उसके खेल में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें अपार प्रसन्नता होती है। इस तरह से बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? उस समय के बच्चे जो कहानी में भोलानाथ के समय बच्चे, भोलानाथ और उनके साथ के बच्चे प्राकृतिक संसाधनों से ही खेलते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो प्राकृतिक संसाधन से कम खेलते हैं और घर में जो मौजूद संसाधन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलौने, वीडियो गेम, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि। और पहले माता पिता जो अपने बच्चे भोलानाथ के साथ बहुत अधिक समय देते थे, लेकिन आजकल के माता पिता, हमारे माता पिता बहुत कम समय देते हैं, क्योंकि उनकी इतनी व्यस्तता रहती है कि वो ऑफिस से थक हार कर शाम को आते हैं, थक कर और खा पी कर सो जाते हैं। बच्चों के साथ प्यार भरी बातें करने का मौका ही बहुत कम मिलता है। हाँ, उनके लिए चॉकलेट, मिठाई, टॉफ़ी, खिलौने इत्यादि बहुत कुछ लाते हैं, परंतु जो भावनात्मक लगाव होता है, जो उनके साथ समय देना, उनके खेल में भाग लेना, जैसा कि भोलानाथ के पिता उनके हर खेलों में साथ देते थे, अंत में ज़रूर उस खेल में सम्मिलित हो जाते थे, यह काम आजकल के माता पिता नहीं कर पा रहे हैं। मेरे जन्मदिन पर नई नई पोशाकें लाकर भेंट कर देते हैं माता पिता आजकल के बच्चों को, उनके जन्मदिन पर अच्छी अच्छी पोशाक लाकर दे देते हैं, लेकिन भोलानाथ के पिता की तरह उनके पास समय अभाव है, समय की कमी है। 2-2.5 साल में ही आजकल के बच्चों को माता पिता स्कूल भेज देते हैं। 3.5 साल होते होते उनकी पढ़ाई पूरी तरह से शुरू हो जाती है और 3.5 साल के बाद वो बस स्कूल, मैडम, पुस्तक, किताब, पढ़ाई इत्यादि की चिंता उन्हें सताने लगती है। जो मौज मस्ती भोलानाथ अपने गांव में किए थे,
या उस समय के बच्चे जो कर लेते थे वो शायद आजकल के बचपन में ये सब नहीं मिल पा रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध, उनका मैला आंचल, इनकी अगर मिल जाए तो आप लोग इसे पढ़ेंगे, मैला आंचल। और नागार्जुन कवि भी हैं, यह दंतुरित मुस्कान इनकी पढ़े हैं आप लोग। तो उनका है बलचनामा, इनके उपन्यास का नाम है बलचनामा, जो इस तरह के ग्रामीण संस्कृति का चित्रण उन्होंने किया है। और फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, ये दोनों लोग बिहार के हैं, एक ये भी समानता है। और ये जो लेखक हम लोग पढ़े हैं माता का अंचल, यह भी बिहार के बक्सर के थे। तो इस तरह से पाठ समाप्त हुआ। किसी भी तरह की अगर समस्या आई हो वीडियो को देखते हुए सुनते हुए तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, उन्हें तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाएगा।